गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 2 फिर से लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है लिटरेसी हेरिटेज ऑफ इंडिया। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में आपके लिए पहले भी ला चुका हूं। हम जैसे भी आपको बताते हैं या समझाते हैं, आपको उसको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। आप उसको रिवाइज करेंगे, आपको लर्न हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो 10th क्लास हमने इससे पहले बताया था कि किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग अपनी जो एक तरीके से जो लिटरेसी है, लिटरेचर है, उसको किस तरीके से डेवलप करता है। डेवलप करने के लिए वो कौन कौन से मीडियम चुनता है। इससे पहले हमने कहा था कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैव सम एक्सप्रेशन। हर इंसान के पास कुछ एक्सप्रेशन होते हैं अपने आइडियाज़ को निकालने के लिए या बताने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जैसे आपके अंदर कोई आइडिया आया, आप उस आइडिया को क्या करेंगे, किसी एक्सप्रेशन के माध्यम से, किसी सिंबल के माध्यम से, किसी ड्राइंग के माध्यम से उसको दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। वो एक्सप्रेशन स्क्रिप्ट का रूप ले लेता है और वो स्क्रिप्ट आपका लैंग्वेज बन जाती है। स्क्रिप्ट कहो या डायलेक्ट्स कहो, ये कई स्क्रिप्ट मिलकर या कई तरीके की डायलेक्ट्स मिलकर एक लैंग्वेज का रूप बनती हैं। और वो जो लैंग्वेज है आपका कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से एक जो है क्या बन के तैयार हो जाता है, आपकी क्या बन के तैयार होता है, एक लिटरेचर बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पाणिनि उन्होंने जो है शुरुआती दौर में भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने का कार्य किया था। विदाउट, यदि हम पाणिनि की बात करें तो यहाँ पर संस्कृत का कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल रूप से जो है पाणिनि की जो बुक है सर्वोपरि मानी जाती है। तो एक्चुअली गाइस, मैं अभी तक मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम इन इंडियन कल्चर, किस तरीके से भारतीय कल्चर की जब शुरुआत हुई तो संस्कृति का कैसे, हमारी जो भाषा का कैसे विकास हुआ, कैसे डेवलप हुआ। पाणिनि के द्वारा सबसे पहले हमारे यहाँ जो बोली जाने वाली भाषा है संस्कृति, उसका डेवलपमेंट किया गया था ग्रामेटिकल रूप से। आज हम ये देखेंगे कि संस्कृति भाषा का जो विकास है उसके साथ साथ और कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ, किस तरीके से हमारी जो एंशिएंट जो आपकी हेरिटेज थी, इंडियन हेरिटेज थी, उसके बाद कैसे मेडिवल टाइम में आते आते उसमें क्या क्या चेंज आ गए। एंशिएंट हेरिटेज में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओनली संस्कृति भाषा को डेवलप किया गया था। क्यों? क्योंकि वैदिक कालीन, इन द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड, संस्कृति ही एकमात्र भाषा थी जिससे कम्युनिकेट करने का जरिया बनता था। तो गाइस, आज मैं आपको मेडिवल जो आपकी हिस्ट्री है या मेडिवल जो टाइम है उसके इतिहास के, उसके हिस्ट्री के बारे में बताता हूं कि किस तरीके से उसमें लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ और कौन कौन से ऐसे तरीके हुए जिनके माध्यम से वो लिटरेचर डेवलप किया गया। तो गाइस, सेकंड, जैसा कि मैंने ये भी आपको बताया था कि इसमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू है, एंशिएंट लिटरेचर, दूसरा आपका मेडिवल और तीसरा एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तो आज मैं सेकंड पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करता हूं जिसमें मेडिवल लिटरेचर है। कौन सा है आपका? मेडिवल लिटरेचर। एक्चुअली यदि हम मेडिवल लिटरेचर की बात करें तो इसमें आपकी सबसे, फिर से एक बार, सबसे ऊपर आपकी कौन सी आ जाती है? संस्कृत भाषा आ जाती है। कौन सी लैंग्वेज? आपकी संस्कृत भाषा आ जाती है। और उसके बाद फिर आपकी आ जाती है कन्नड़, कन्नड़ के बाद और आपकी राजस्थानी, राजस्थानी के बाद अवधी आ जाती है, भोजपुरी आ जाती है, इसके बाद और भी कई अदर लैंग्वेज हैं वो भी आ जाती हैं। फिर कई ऐसे एम्परर आ जाते हैं या ऐसे डायनेस्टीज आ जाती हैं जिन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज को आगे डेवलप करने का कार्य किया। जैसे कि विजयनगर जो डायनेस्टी थी, उसका जो रीजन था, उसका जो एरियाज था, उसने भी भाषाओं के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट, इसी में आप और देखोगे तो पार्सियन जो लोग थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको डेवलप करने का, यहाँ की भाषा को डेवलप करने का कार्य किया था। एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जाने का कार्य किया था। फिर आपका मुगल जो रूलर्स थे उन्होंने भी इसको डेवलप करने का कार्य किया था। उसके बाद अकबर का नाम आ जाता है, इन्होंने भी इसको डेवलप करने का कार्य किया था। उन्होंने अपने शासन काल में, जब वो जो है एक तरीके से यहाँ के राजा थे, कौन? अकबर, तो उन्होंने भी इस भाषा को डेवलप किया था, उन्होंने तरीके बदल दिए थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि यहीं पर इसी
आपके इंडिया के अंदर उर्दू भाषा का भी फिर विकास हुआ था, डेवलप हुआ था। तो नॉट ओनली इन संस्कृत, हमें सिर्फ संस्कृत भाषा के बारे में ही नहीं जानना है, हमें जानना है और अदर भाषाओं के बारे में जिन्होंने हमारी संस्कृति को डेवलप करने का कार्य किया। तो गाइस एक बात फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले कई भाषाएं आ जाती हैं, आपको इन पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले आपकी कौन सी? संस्कृत, दूसरा कन्नड़, तीसरा पार्सियन, चौथा आपकी अवधी, अवधी के बाद आपकी और भी एक भाषा आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया था उर्दू। फिर आपके आ जाते हैं कि कौन से एम्परर थे जिन्होंने इसको डेवलप और कई भाषाओं को डेवलप करने का कार्य किया। तो नेक्स्ट आपका जो एम्परर आ जाता है, यदि हम उसकी बात करें तो आपका अकबर, औरंगजेब भी आ जाता है, औरंगजेब। फिर इसके बाद आपका आ जाता है इंपीरियर, मतलब कौन सा ऐसा एक तरीके से रीजन था, क्षेत्र था जिसने इसको डेवलप करने का कार्य किया था। तो आपका आ जाता है विजयनगर साम्राज्य। फिर आपका विजयनगर के अलावा और भी यदि आप देखोगे तो अदर में कई आप देख सकते हो। तो गाइस इनके बारे में जानने से पहले मैं फिर से शुरुआत करता हूं। एक्चुअली यदि हम किसी भी संस्कृत की बात करें, किसी भी लिटरेचर की बात करें, तो शुरुआती दौर में जानना या समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि हम संस्कृत लिटरेचर की बात करें तो इसका डेवलपमेंट यदि माना जाता है, या हमारे जो भी सेक्स हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, या हमारे स्कॉलर्स हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस भाषा का शुरुआती दौर में जो डेवलपमेंट हुआ था वो हमारे नॉर्थन इंडिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था गाइस? नॉर्थन इंडिया में इसका डेवलपमेंट हुआ था। नॉर्थन इंडिया में डेवलप होने की वजह थी कि नॉर्थ इंडियंस जो थे वहाँ से या नॉर्थन साइड से ही एक तरीके से संस्कृति का उस समय बोलबाला था, और उसी समय वहाँ पर एक बहुत ही महान एक तरीके से स्कॉलर हुए थे जिनका नाम था सोमदेव। नाम सुना होगा आपने, सोमदेव। उन्होंने क्या किया था? कथा सागर सरिता का एक तरीके से कंपोज किया था। किसका कंपोज किया था? कथा सागर सरिता। नाम क्या था उनका? सोमदेव। कथा सरिता सागर। कथा सरिता सागर, इन्होंने इसका क्या किया था? कंपोज किया था। और ये उर्दू लैंग्वेज को डेवलप करने में इनका हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंसी रही है। दूसरा, उसी समय एक नॉर्थन साइड में ही एक और भी इंपॉर्टेंट वर्क हुआ था जो कि कल्हन के द्वारा किया गया था। नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं ये भी, का नाम था उनका कल्हन, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। कौन? कल्हन। कल्हन राजतरंगिणी। कल्हन के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी जो कंपोज की गई थी बुक, उसने भी इस भाषा के विकास के लिए, इस लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। फिर हम ये भी देखते हैं उसी समय एक और ये थे जयदेव। जयदेव का नाम जो कि बहुत फेमस माना जाता है उनकी एक नायाब कृति के लिए, जिसका नाम था गीत गोविंद। क्या नाम था? जयदेव। गीत गोविंद। गीत गोविंद। फिर आप और देखेंगे नाम और आ जाता है, एक नाम आपने बहुत ही फेमस नाम रहा है अपना, नाम है उनका चंद्रवरदाई।
नाम आप लोगों ने हिस्ट्री याद या पढ़ते हो या हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हो तो आपको ये नाम जरूर सुनने को मिलेगा। नाम था उनका चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की बुक लिखी थी या इसको कमिट किया था, इसको कंपोज किया था। और ये जो बुक थी कहीं ना कहीं उस समय का जो किंगडम था, उसके जो राजा थे, एम्परर थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, उनके ऊपर कंपोज की गई थी। उनके एक तरीके हीरोइक वर्क के लिए कंपोज की गई थी गाइस। और कहीं ना कहीं इस बुक से भी शुरुआत मानी जाती है सांस्कृतिक बात किसकी, हिंदी भाषा के डेवलपमेंट की, हिंदी भाषा के विकास के लिए। कौन सी बुक गाइस, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक उसी समय जब संस्कृति का विकास चल रहा था, संस्कृत लैंग्वेज को लगातार यहाँ पे एक ऊंचा मुकाम दिया जा रहा था, उसी समय एक और राइटर हुए जिनका नाम था चंद्रबरदाई, चंद्रदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो नाम की बुक लिखी। और ये जो पृथ्वीराज रासो बुक लिखी गई थी, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो हीरोइक वर्क थे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, उनके लिए लिखी गई थी। उनके एक तरीके से जो उनके ऊपर जो ये ड्रामेटिकल रूप से एक बुक लिखी गई थी एक, तो कहीं ना कहीं इस बुक से ही हमारे भारत के अंदर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ था। कहीं ना कहीं हिंदी के डेवलपमेंट में ये बुक बहुत अमूल्य मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो जो उस समय लगभग 1892 पृथ्वीराज के समय के आसपास लिखी गई थी। तो गाइस, इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से संस्कृति का विकास होते होते हमने हिंदी को भी महत्व देना शुरू कर दिया था। किसको? हिंदी भाषा को महत्व देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आपकी, और इसके बाद हम ये जानते हैं कि किस तरीके से जब संस्कृति का विकास हो रहा था, उसी समय साउथ में एक लैंग्वेज का और डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम कन्नड़ भाषा का नाम देते हैं। जैसे हम किसका नाम देते हैं? कन्नड़ भाषा, कन्नड़, है ना। तो साउथ में जब ये कन्नड़ भाषा का विकास हुआ तो उसमें मुख्य योगदान माना जाता है जैनिज्म का। किसका योगदान माना जाता है? जैनिज्म इन्फ्लुएंस दिस लिटरेचर, मतलब जैनियों के द्वारा इस लिटरेचर को एक तरीके से डेवलप करने का सोचा गया, या उनके द्वारा ही इसको विकास किया गया, डेवलप किया गया। गाइस, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं पारसियन। कौन आ जाता है? पारसियन। उससे पहले मैं क्यों ना आपको एक बार एक चीज और आपको बता दूं, इसी में एक और भाषा का डेवलपमेंट हुआ था। पारसियन के बारे में बताने से पहले मैं आपको राजस्थानी भाषा के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। इन्हीं सब के बीच, जैसे कि संस्कृति का जब विकास हो रहा था, तो उसी बीच एक भाषा का और डेवलपमेंट हुआ, जैसे हम एक तरीके से राजस्थानी भाषा बोलते हैं। और उसमें क्या था, एक तरीके से जो राजस्थानी जो आला उधल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कि उनके जो हीरोइक वर्क थे, या हम कह सकते हैं उनके बारे में जो कंपोज की गई जो पोएम वगैरह थी, या जो एक तरीके से जो भी ड्रामेटिकल इश्यूज थे, उनको जब कंपोज किया गया तो वो कहीं ना कहीं राजस्थानी भाषा में कंपोज किया गया था। और उसमें आला उधल जो नाम के दो एक तरीके से योद्धा थे, उनके बारे में, उनके हीरोइक वर्क के बारे में उसमें दर्शाया गया था, दिखाया गया था, शो किया गया था। और ये जो आपकी कहीं ना कहीं जो राजस्थानी लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं हिंदी और गुजराती के जो है कैसी मानी जाती है? सिमिलर मानी जाती है, अटैच्ड मानी जाती है। कौन सी? राजस्थानी भाषा। ये एकदम लैंग्वेज की बात करें, इसे हम मारवाड़ी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं हम? मारवाड़ी और मेवाड़ी। कहीं ना कहीं ये सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती। ये किसके सिमिलर है? हिंदी और गुजराती के सिमिलर है। नेक्स्ट गाइस, मैं आपको पारसियन लैंग्वेज के बारे में बताता हूं। पारसियन एक्चुअली हम जानते हैं आफ्टर द हिंदू मतलब हिंदुओं के बाद, हिंदू राजाओं के बाद कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि अफगानी, पारसियन और तुर्किश जो आपके एम्परर थे, उनका भारत में शासन हुआ था। उनके द्वारा अपनी अलग भाषाओं का निर्माण किया गया था, उसको डेवलप किया गया था। तो ऐसी स्थिति में एक नई तरीके की जो है देखते हैं, भाषा देखते हैं या विकास देखते हैं। तो इसमें आपका पारसियन जो लैंग्वेज थी,
पार्सियन लैंग्वेज या पार्सियन जो लोग थे उन्होंने हमारी भाषा का को डेवलप करने का या उसको नई तरीके से क्रिएटिव करने का, उसको क्रिएट करने का दायित्व संभाला। देखो सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा, उसके बाद कन्नड़ का भी डेवलप हो रहा था, मतलब कन्नड़ में भी हमारी भाषाओं का डेवलप और विकास हो रहा था। उसके बाद फिर हमारी पार्सियन लैंग्वेज आती है। पार्सियन जो एक तरीके से पार्सियन लोगों के द्वारा इसको जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, गाइस एक बार ये समझने की बात है, हम मुख्यतः सिर्फ संस्कृत भाषा की विकास कर रहे हैं, विकास की बात कर, हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से संस्कृत भाषा को अन्य भाषाओं में डेवलप किया गया, मतलब इस भाषा को दूसरी भाषाओं के अंदर पिरोया गया, मतलब कैसे हमारी भाषाओं को डेवलप इतना किया गया कि अन्य जगहों पर भी इसको जो है पहुंचाया गया। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। इसके विकास में कौन कौन से मुख्य योगदान रहे हैं? इसके विकास में ऐसे कन्नड़ भाषा का योगदान रहा है, पार्सियन का रहा है, अवध का रहा है, उर्दू का रहा है, अकबर का भी रहा है, इसमें औरंगजेब का रहा है, विजयनगर का रहा है और अदर तरीके के और भी कई चीजें रही हैं, जैसे कि अमीर खुसरो, नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमीर खुसरो, उन्होंने भी हमारी भाषा को जो है कहीं ना कहीं इस संस्कृति भाषा को डेवलप करने में अपना योगदान दिया था। गाइस इस भाषा को योगदान करने में आगे बढ़ाने में किस किस का योगदान रहा है, हम उस चीज के बारे में इसमें क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, मतलब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम अब पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पार्सियन लैंग्वेज के बारे में। यदि हम पार्सियन लैंग्वेज की बात करें तो इस लैंग्वेज को कोर्ट ऑफ दिल्ली में इस्तेमाल किया जाता था, सल्तनत पीरियड में इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ की कोर्ट ऑफ दिल्ली में जो सल्तनत थी, वहाँ पर पार्सियन लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा के जो भी ग्रंथ थे, एक तरीके से उपनिषद वगैरह थे या वेदांग थे, वेद थे, उसको कन्वर्ट किया। किस लैंग्वेज में? पार्सियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, इससे कि जो बाहरी जो लोग थे, बाहरी जो इन्वेडर्स थे, वो इसको अच्छे से समझ सकें, इसको जान सकें। तो गाइस पार्सियन राइटर जो कि एक तरीके से बहुत अच्छे राइटर थे, जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी का आपने नाम सुना होगा, उसका एक ब्रदर था जिसका नाम था फैजी। उसने क्या किया, जो है अपने एम्परर के कहने से जो अपनी लिटरेचर थी, जो अपनी संस्कृत लिटरेचर थी, उसकी जो नायाब बुकें थी उनको अदर पार्सियन लैंग्वेज में चेंज करने का कार्य किया। जैसे और उसी के तरीके से देखा जाए तो जियाउद्दीन बर्नी का जो ब्रदर था फैजी, उसके द्वारा एक तारीख़ फिरोज शाही और एक फतवा जहांदारी, ये दो बुक थी जिनका अनुवाद किया गया था। एक तरीके से क्या किया, इनका अनुवाद किया गया था। और ये किसके कोर्ट में बैठते थे, मतलब किसके दरबार में बैठते थे? ये बैठते थे तुगलक, किसके दरबार में? तुगलक और खिलजी के दरबार में बैठते थे। गाइस देखो कौन एक बार फिर से देखे, जियाउद्दीन बर्नी। किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी बात कर रहे हैं, पार्सियन, मतलब जियाउद्दीन बर्नी। इसने क्या किया था? सबसे पहले तारीख़ फिरोज शाही और फतवा जहांदारी, इन दो बुकों का अनुवाद, इन दो बुकों के रूप में अनुवाद किया था। किसने? जियाउद्दीन के द्वारा एक तरीके से दो बुक, जैसे कि एक तो फतवा हिंद, और सबसे पहले कौन सी? फतवाए हिंद, और दूसरा तारीख़ फिरोज शाही। ये दो बुकों का क्या किया इसने, एक तरीके से एक लिखा था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि किस तरीके से ये किसके कोर्ट में बैठते थे। तो गाइस मैंने आपको बताया ये तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह आपका, और साथ में एक तरीके से खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जो रहे हैं, फिरोज शाह खिलजी रहे हैं, उनके शासन के काल में, उनके सल्तनत काल में ये लोग क्या करते थे, जो आपका कोर्ट ऑफ दिल्ली था वहाँ बैठते थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो भाषा के आधार पर हम और देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है अवधी लैंग्वेज। तो गाइस अवधी यदि लैंग्वेज की बात करें तो अवधी क्या है आपकी, आपने नाम सुना होगा भोजपुरी, एक लैंग्वेज सुनी होगी आपने भोजपुरी। भोजपुरी और अवधी
कहीं ना, ये भी एक तरीके से सिमिलर मानी जाती हैं, किसकी, हिंदी की सिमिलर मानी जाती हैं, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से दीज आर मेजर डायलैक्ट्स, ये जो एक तरीके से हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में जानी जाती हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ चंद्रायन एक ओल्डेस्ट आपके राइटर हुए हैं, जो कि एक तरीके से अवधि के हैं। उन्होंने चंद्रायन एक बुक है जो कि अवधि में लिखी गई है, और हमारे एक बहुत ही ओल्डेस्ट जो राइटर हुए हैं जिनका नाम था एक तरीके से मुल्ला दाऊद, उनके द्वारा इस बुक का एक तरीके से कंपोज किया गया था। और इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे भाषा के विकास में इंपॉर्टेंसी मिलती है। दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने भी भाषा के विकास में डेवलपमेंट किया। उसके बाद ये देखो, ये अवधि के राइटर थे। फिर उसके बाद पद्मावत का नाम सुना होगा, है ना। फिर उसके जो कि देखो मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, इनका नाम आपने अच्छे से सुना होगा। फिर उसके बाद रामचरितमानस का नाम सुना होगा, जिन्होंने तुलसीदास, जो कि तुलसीदास के द्वारा इसको राइट किया गया था। ये दीज आर बुक्स जो कि एक तरीके से अवधि में लिखी गई थी, और इन्होंने भी हमारे भाषा के विकास में मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंसी दिखाई है। ऐसे राइटर्स को आप समझ सकते हैं, मतलब किस तरीके से इन्होंने अपनी जो कंपोज किए गए जो भी बुक्स थी, उनसे हमारे लैंग्वेज थी, हमारी जो एक तरीके से लिटरेचर थी, उसको, हमारा जो साहित्य था उसको डेवलप करने का कार्य किया था गाइस। फिर उसके बाद आ जाता है अवधि के बाद उर्दू आ जाता है। उर्दू की यदि हम बात करें तो यदि हम वर्थ ऑफ उर्दू की बात करें तो इसमें कई ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, जैसे कि बाली का नाम आ जाता है ना, मीर दर्द का नाम आ जाता है, ताकी मीर का आ जाता है नाम। उसके बाद आपका आ जाता है नासिर जो है उनका नाम, उसके बाद अब्दुल्ला खान का, फिर गालिब आ जाते हैं, इकबाल आ जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने एक तरीके से उर्दू को डेवलप करने का कार्य किया था गाइस। उसके बाद फिर अकबर का नाम आ जाता है। किसका? अकबर, बड़ा एक राजा, बहुत बड़ा एम्परर रहा है, आपने मतलब सुना होगा। तो ऐसी स्थिति में अकबर का नाम भी जो है भाषा के विकास में लिया जाता है। अकबर का नाम भाषा के विकास में लिया जाता है, एक्चुअली इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि अकबर मुगलिया सल्तनत को आगे बढ़ाने का कार्य करता था, या उसने किया, मगर उसने कहीं ना कहीं हिंदुइज्म और जो है इस्लाम को जोड़ने का कार्य भी किया। तो ऐसी स्थिति में उसने भाषा के विकास में भी कई तरीके के कार्य किए थे। तो गाइस, यदि हम अकबर की बात करें तो एक तरीके से हम पहले भी बता चुके हैं, अबुल फजल का जो एक तरीके से अबुल फजल का एक जो ब्रदर था फैजी, उसने जो है अकबर के द्वारा कई ऐसी बुक्स थी बताई गई थी, उनको ट्रांसलेट करने का कार्य किया था। किसमें ट्रांसलेट करने का कार्य किया था, है ना, किसमें? पारसियन लैंग्वेज में। किसने? फैजी के द्वारा। गाइस, पहले मैंने एक शब्द बोला था, उसको भूल जाने की कोशिश करना, वहाँ पे एक त्रुटि हुई है मेरे से। जैसे कि मैंने बताया था कि जियाउद्दीन बर्नी का भाई फैजी, नहीं, वो जियाउद्दीन बर्नी का भाई नहीं था। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ही तारीख फिरोज शाही और फतवा ही जहां जो है दारी बुक लिखी गई थी। ये जो एक तरीके से फैजी था वो किसका? अबुल फजल का ब्रदर था। तो गाइस, अबुल फजल के जो भाई थे फैजी के द्वारा कई बुक्स को ट्रांसलेट किया गया था अकबर के कहने से। और जैसे कि आपका रामायण थी, महाभारत थी, और उसके बाद आपका अथर्ववेद है, उसके बाद भगवत गीता है, पंचतंत्र है। ये ऐसी बुक्स हैं जिनको पारसियन लैंग्वेज में अकबर के द्वारा क्या किया गया था? चेंज कराया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चेंज कराया गया था। किसको? महाभारत को। महाभारत, अथर्ववेद, उसके बाद पंचतंत्र। ये बुक्स थी जिनको पारसियन लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में? पारसियन में ट्रांसलेट कराया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इनको ट्रांसलेट कराया गया था गाइस। तो इससे भी ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति के योगदान में दूसरे जो एम्परर थे या विभिन्न लोगों के द्वारा किस तरीके से कार्य किया गया, किस तरीके से इसके डेवलपमेंट में, इसके विकास में कार्य किया गया। फिर नेक्स्ट आपका नाम आ जाता है विजयनगर डायनेस्टी। विजयनगर साम्राज्य की यदि हम बात करें या विजयनगर एम्पायर की बात करें तो इस एम्पायर के द्वारा भी हमारी जो भाषा थी उसको डेवलपमेंट में कई कार्य किए गए थे। जैसे कि आपने नाम सुना भी होगा नरसिंह मेहता।
जो कि विजयनगर एम्पायर की बात करें तो ये जो एम्पायर था इसके द्वारा भी हमारी जो संस्कृत भाषा है इसका विकास किया गया था या डेवलपमेंट किया गया था। तो इसमें यदि हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसने भी जो भी हमारी कलाकृति थी, हमारा जो भी एक तरीके से कंपोज किया गया था उसी को इसने दोहराने की कोशिश की थी। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट आपका मुगल रूल। मुगल रूल के अंतर्गत यदि हम लैंग्वेज की बात करें, अपनी संस्कृति, अपने लिटरेचर की बात करें तो नाम आपने सुना होगा जो है हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम का नाम सुना होगा आपने, गुलबदन बेगम ना, जिसने हुमायूं नामा एक तरीके से कंपोज किया था। हम ये बात मुगल रूल या मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। मुगल एम्पायर के अंतर्गत ही गुलबदन बेगम का जो है जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, जो कि हुमायूं की क्या थी, सिस्टर थी। एक्चुअली यदि हम हुमायूं की सिस्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से सन किसके थे, अकबर के। तो ऐसी स्थिति में गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं के बारे में हुमायूं नामा लिखा गया एंड उसके बाद जहांगीर के द्वारा भी तुगुज-ए-जहांगीरी लिखी गई थी एक बुक। कौन सी? तुगुज-ए-जहांगीरी एक बुक लिखी गई थी। गाइस फिर से एक बार देख लो, इसमें आपको यदि हम ये देखो, इसमें तो हमने नहीं लिखा है, यदि हम चाहते हैं तो अलग से लिख लेते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल एम्पायर की बात करें तो इसने हमारी लिटरेचर को आगे बढ़ाने का कार्य कैसे किसने किया था? इसमें आपका गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम, इनके द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया और उसी से कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो एम्परर थे, जो हमारा मुगल एम्पायर था, उसने भी इसको जो है एक तरीके से इम्प्रूव करने का कार्य किया। नेक्स्ट उसके बाद आपका आ जाता है इसी में जहांगीर के द्वारा तुकच-ए जो जहांगीरी लिखी गई। दूसरी किसके द्वारा? जहांगीर। किसके द्वारा? फिर से मतलब जहांगीर, तुकच-ए-जहांगीरी। ये बुक लिखी गई थी। तो गाइस इससे भी पता चलता है कि मुगल एम्पायर ने भी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारे लिटरेचर को आगे बढ़ाने का कार्य किया गाइस। तो अब आता है मुगल के बाद आपका एक जो देखा जाए तो अदर राइटर की बात करें तो अदर में आपके नाम आ जाता है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े जो है सेंट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बहुत बड़े सेंट माने जाते हैं। ही वॉज द ग्रेट पोइटर, हिस्टोरियन एंड ही वॉज द म्यूजिक सेंट एंड द कंपोज ऑफ द म्यूजिक एंड ही वॉज द डिसिबल ऑफ द निजामुद्दीन औलिया। इन्हें निजामुद्दीन औलिया का क्या बोला जाता है? डिसेबल, मतलब चेला बोला जाता है। मतलब उनको ही इन्होंने धारण किया था, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ही इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य किया, अपने आप को इंप्रूव करने का कार्य किया। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत में रहते हुए अमीर खुसरो ने कई पोइट बनाई, कई तरीके की हिस्टोरिकल जो ड्रामास लिखे और साथ में मुगल सेंट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। साथ में मिस्टिक सेंट भी बोले जाते हैं, ये मिस्टिक सेंट। साथ में इन्होंने कई तरीके की म्यूजिक कंपोज किए, साथ में तबले का इन्होंने क्या किया, आविष्कार, इनोवेशन किया था। तो गाइस ये क्या, इन्होंने कई जो है वर्ष भी बनाई थी। तो ऐसी स्थिति में इन्हें निजामुद्दीन औलिया का एक तरीके से क्या जो है डिसिबल माना जाता है, मतलब चेला माना जाता है। गाइस नेक्स्ट एकदम ये इनका नाम एक बार फिर से आप लिख लीजिए। इनका नाम क्या है आपका? इनका नाम एक बार फिर से देख लीजिए, निजामुद्दीन औलिया है। क्या नाम इनका? इनके गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। और इनका नाम क्या था? अमीर खुसरो नाम है। अमीर खुसरो ये क्या है? ग्रेट पोएटर माने जाते हैं, हिस्टोरियन, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन
जो है लिटरेचर, इसको इम्प्रूव करने का कार्य किया। नेक्स्ट हम अदर में यदि आ जाएँ तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री या इंडियन जो लिटरेचर था इम्प्रूव करता रहा। जैसे कि आप कृतिवासी की बात करें, इन्होंने बंगाली में रामायण को जो है एक तरह प्रोवाइड कराया, बंगाली में रामायण को कंपोज किया। दूसरा एकदम दूसरी बात करें एकदम चंडीदास की, तो इन्होंने फेमस, ये बहुत बड़े फेमस पोएटर थे, इन्होंने भी कई तरीके की हंड्रेड्स ऑफ पोएट को क्या किया, कंपोज किया। साथ में एक तरीके से फिर हम नरसिंह मेहता की बात करें ना, इन्होंने गुजराती में इस लिटरेचर को आगे बढ़ाने का कार्य किया। दूसरा नामदेव की बात करें, एकनाथ की बात करें, तो इन्होंने जो मराठी में हमारे लिटरेचर को आगे, मराठी लिटरेचर को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ओवरऑल यदि हम बात करें इस लिटरेचर की मेडिवल, कौन से, देखो गाइस हम ये सब जो है कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ओवरऑल मेडिवल लिटरेचर की बात चल रही है। तो गाइस मेडिवल लिटरेचर के अंतर्गत यदि हम बात करें तो ओवरऑल ये सब क्या है, एक इंपॉर्टेंसी रखते हैं, जिन्होंने मेडिवल टाइम के अंतर्गत हमारी जो लिटरेचर थी उसको इंप्रूव करने का कार्य किया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट रहा। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था एंशिएंट लिटरेचर ऑफ इंडिया, सेकेंड पार्ट आपका मेडिवल लिटरेचर ऑफ इंडिया, थर्ड मैं आपका फिर से नए लेक्चर में लेके आऊंगा जो कि एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया के नाम से है। गाइस तब तक के लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।